दिस इज साहिल, वेलकम यू ऑल टू चैट दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये वायर थोड़ा सा इशू देता है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या, ये होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो एक कंडक्टर है और इसके थ्रू अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन्स मान लो इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्लो करता है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अगेंस्ट फ्लो करती है। ये चीज़ें पता होगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलो, सेम चीज़ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल है। इस चैप्टर में बेसिकली आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे टाइप्स ऑफ करंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ करंट को पे पढ़ेंगे। और डायरेक्टली आपका जो चैप्टर है वो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज पे स्टार्ट किया गया। तो टाइप्स ऑफ करंट में हमारा सबसे पहला जो आता है ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिख रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट। और जो दूसरा हमारा टाइप होता है ये होता है क्या? डायरेक्ट करंट। ये क्या होता है हमारा? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ये इन दोनों पे बात करते हैं। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम। देखिए, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है ये इस टाइप का करंट होता है, डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है ये हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्लियर? आपको स्टैंडर्ड 9 में इसके बारे में नहीं जानना है, आपको इसके बारे में जानना है। स्टैंडर्ड 10 में इस पर एक अलग ही चैप्टर है, इसको आप एकदम अलग से जानोगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, अभी आप जानो डायरेक्ट करंट क्या होते हैं। और इसको सिंपल भाषा में डीसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी। डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं? डीसी। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, डीसी, डायरेक्ट करंट। अब देखो, ये हमारे यूनिट डायरेक्शनल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ करंट की अगर हम बात करें, जो भी करंट का अमाउंट होने वाला है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, एम्पेयर यूनिट होता है, जानेंगे उसको भी। तो जो भी हमारा अमाउंट ऑफ करंट होने वाला है वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन भी हमेशा सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मान लो ये ए टू बी एक कंडक्टर है, ये मान लो क्या है? एक कंडक्टर है। अगर ए से बी अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर डीसी सर्किट है हमारा, अगर डीसी है तो ए टू बी ही हमारा करंट हमेशा फ्लो करेगा। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट में हो तो ए टू बी भी फ्लो करेगा, उसके साथ साथ बी से ए उल्टा भी फ्लो करेगा। तो ये दोनों चीजें होंगी डायरेक्ट करंट के केस में, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट के केस में। और डायरेक्ट करंट में क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होता है, अमाउंट ऑफ करंट हमेशा सेम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। ये जो हमारा डायरेक्ट करंट है इसके क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं, डायरेक्ट करंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, इनको जानेंगे। तो देखो, इनके जो सोर्सेज हैं ये बेसिकली सेल्स है। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है वो इकलौता क्या होता है? सेल होता है। क्योंकि सेल, या इसको सिंपल भाषा में आप जो बैटरी बोलते हो, ठीक है, बैटरी, ठीक है, सेल या सिंपल भाषा में बैटरी बोला जाए। तो सोर्सेज क्या क्या है डायरेक्ट करंट के? सेल ही है हमारा। और सेल हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, पहला, और जो दूसरा होता है ये हमारा क्या होता है? सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेल और उसके साथ साथ सेकेंडरी सेल। पहला क्या होता है? प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। ये दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स के बारे में जान लो। तो सेल्स बेसिकली क्या है? सेल्स हमारा डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना है, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो सेल्स के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में मेरे को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है। केमिकल रिएक्शन से मेरे को का जो प्रोडक्ट है वो मेरे को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। सेल्स के अंदर सिंपली केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें एज अ प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स के अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जी है, सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनसे जो भी केमिकल एनर्जी बनी, जो भी केमिकल एनर्जी बन रही है, वो केमिकल एनर्जी बेसिकली हमको इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। वो हमें किस फॉर्म में मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हमारा प्राइमरी सेल होता है, एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में फर्क क्या है, ठीक है, सेल तो दोनों ही है, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है। तो पहले प्राइमरी पे जान लो, प्राइमरी को उठाते हैं यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेल। अब देखो ये जो प्राइमरी सेल होगा ये एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है। ये क्या है? इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल, यानी एक एंड से अगर हो रहा है, अगर फ्रॉम ए टू बी, अगर जैसे मान लो अगर ए प्लस बी, अगर मान लो मेरा कुछ प्रोडक्ट सी बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए ए प्लस बी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो सी कभी भी वापस ए प्लस बी में नहीं होगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल करंट। तो प्राइमरी सेल्स में क्या हो रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि सिंगल यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में चल रहे, और या फिर हम उनको इरिवर्सिबल बोल सकते हैं। और प्राइमरी सेल्स के बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर आप टॉर्च देख रहे होगे तो टॉर्च जो होता है, तो टॉर्च भी हमारा प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। टॉर्च के अंदर जो सेल्स यूज हो रहे होते हैं, एक सिंपल सा सर्किट है, बार बार हम लोग सेल्स को बदलते हैं एंड हमारा काम होता है, ठीक है। और ये इसको हम चार्ज नहीं कर पाते, ये रिचार्ज नहीं हो पाता, इसको हम लोग एक बार अगर इसे यूज कर लिया जाए, ये यूज हो जाए, उसके बाद इसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो ये कैन नॉट बी रिचार्ज्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो जाएगा, एक होता है हमारा डैनियल सेल, एक होता है हमारा वोल्टाइक सेल, और सबसे फेमस ड्राई सेल। ड्राई सेल ये वही जो बैटरी, रिमोट के बैटरीज में लग रहा होता है, या आप जो रिमोट कंट्रोल कार खरीद के लेके आते हो उसके बैटरीज में भी लग रहा होता है, रिमोट कंट्रोल कार हो गया या टॉयज हो गए, तो इसमें ड्राई सेल्स मेनली यूज करते हैं हम लोग। तो ड्राई सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, प्राइमरी सेल्स के। सेकेंडरी सेल को भी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, ठीक है, तो सेकेंडरी सेल के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम सेकेंडरी सेल। अब देखो यार उसमें क्या था ना, मतलब इरिवर्सिबल था, इसमें रिवर्सिबल होगा, सिंपल है। तो सेकेंडरी सेल की अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल की अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होंगी, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन केमिकल रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल रहा होगा, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगी ये हमारी रिवर्सिबल होगी। ये क्या होंगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बोले तो अगर मान लो ए प्लस बी कुछ सी प्लस डी में बन रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये एक एंड से बन रहा है, तो दूसरा एंड से मतलब सी प्लस डी को मिलाकर हम लोग वापस से ए प्लस बी बना सकते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं इनको हम एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार इसको चार्ज करते हुए, ठीक है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी रिचार्ज्ड, ठीक है, इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं और जितनी बार मन करे यूज़ कर सकते हैं। देखो जितने भी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनमें एक नंबर ऑफ टाइम फिक्स्ड होता है कि आप जो भी सेकेंडरी सेल है उसको आप इतने टाइम्स तक ही चार्ज कर सके, इतने बार ही आप चार्ज कर सकते हो, उसके बाद आपको बैटरी या फिर वो सेल को रिप्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल को आपको एक टाइम के बाद रिप्लेस कराना पड़ता है, जैसे कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर्स होते हैं, तो इन्वर्टर्स को हम बहुत टाइम तक चलाते हैं, आफ्टर सम टाइम हमें इन्वर्टर का जो बैटरी होती है उसको चेंज करना पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पर भी वही लॉजिक है, ये इट कैन बी रिचार्ज, बट ये रिचार्जेबल एक सर्टेन लिमिट तक ही है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब लाइफ टाइम चल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मान लो मेरा अगर ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है, वो सी प्लस डी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम लोग वापस से इसको दूसरे डायरेक्शन में भी ला सकते हैं। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है रिवर्सिबिलिटी का, या फिर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन वाला सिंबल आप बोल सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला ये सिंबल हो गया, ए प्लस बी हमारा सी प्लस डी में ना ये रिचार्ज हो सकता है। इसके साथ साथ अब इसके भी एग्जांपल्स को जानते हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा जो फोन में होता है लायन बैटरी, शेयर वाला नहीं, लाई आयन, ठीक है, लाई मतलब लिथियम, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज हो गए, ठीक है। इन्वर्टर बैटरीज जो हो गए, इन्वर्टर बैटरीज, ठीक। फिर आप एक पढ़ोगे निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल बोल सकते हो, निकल कैडमियम का सेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेल को एक नाम दिया गया है स्टोरेज सेल, इसको क्या नाम दिया गया है, स्टोरेज सेल, ठीक है, प्यार से इसे लोग स्टोरेज सेल बुला सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो स्टोरेज सेल भी इसे बोला जाता है। तो अगर कहीं भी आपको स्टोरेज सेल लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सेकेंडरी सेल की ही बात हो रही है। कहीं पे भी आपको स्टोरेज सेल लिखा हुआ दिख जाए
तो किसकी बात हो रही है? इसकी, ठीक है। किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी सेल की। तो दोनों सेल को हमने जाना सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी बार बार कर सकते हैं और जिस कारण से ये रिचार्ज हो सकता है। तो ए और ये जैसे A+B अगर मिलकर C+D बन रहा है तो ये वापस से ये मतलब उस डायरेक्शन में भी होगा। रिएक्शन C+D को भी कंबाइन करेंगे तो वापस से हमें A+B भी मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल लिथियम आयन बैटरीज, ये मेनली हम मोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है। मोबाइल्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक, क्लियर। ये मोबाइल्स में यूज करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज हो गया, इन्वर्टर बैटरीज जितनी भी है, ठीक, क्लियर है। निकल कैडमियम सेल जो हो गया, ठीक है, और इनको हम लोग स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं। अब आते हैं प्राइमरी सेल को भी थोड़ा सा बता देते हैं। प्राइमरी सेल को रिवाइज करा देते हैं। इसमें भी केमिकल रिएक्शन होंगे बट ये इरिवर्सिबल होंगी, यानी ये एक ही साइड से चलती जाएंगे और ये बार बार हम इसे रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते। ये वन टाइम यूज है, इसको आप सिर्फ एक बार वन टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। समझ गए क्या होता है? तो हम लोग सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में जानेंगे। अब बताओ ये चार्जेस क्या होती है? चार्जेस आपको पता होगा, चार्जेस बेसिकली ये होता है एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इट इज व्हाट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो भी चीजें होंगी उसके अंदर ये एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। चार्जेस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो कोलम्ब होती है। इसके साथ साथ ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है हमारा मैटर का, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से आप ये समझ सकते हैं ये मतलब प्रेजेंट होगा। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट होगा किसी हर चीज में, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, ठीक है। और ये चार्जेस जो होती है दो टाइप की होती है, पता ही होगा। ये दो टाइप की होती है। पहला हमारा होता है पॉजिटिव वाला और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव वाला, ठीक है। और ये जब फ्लो करता है, ये नेगेटिव वाला चार्ज जब फ्लो करता है तभी हमारा करंट डेवलप होता है किसी भी चीज में, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक करंट एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग अभी जानेंगे। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज के टर्म्स में अगर बताएं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई जो हमारा होता है किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन टी। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो हमारा क्यू होता है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ठीक। और जो टी होता है ये हमारा टाइम है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ही क्या है कि क्यू अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो क्यू अपॉन टी, और क्यू का एक फॉर्मूला होता है, क्यू इज एन इंटू ई। क्यू क्या होता है? एन इंटू ई। यहाँ पर ई जो है ई बेसिकली होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही ई होता है। ई बेसिकली क्या है? हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो फॉर्मूला है ये हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना ये क्वांटाइज्ड होता है। ये हमें क्या बताता है? क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है। ये हमें बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। थोड़ा सा हटके टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपली समझ सकते हो। समझो, कुछ ऐसा सोचो कि जैसे कि मान लो आप एक दुकान जाते हो, अब वहां पे ना आप कोई भी एक सामान खरीद रहे हो। मान लो कोई भी एक एक्स नाम का एक आइटम है, ठीक है। कोई ए नाम का आप एक आइटम खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये आपको ना 200 ग्राम मिले। कितना मिले आपको? मान लो ये 200 ग्राम खरीदना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और आप दुकान पे गए तो उसने ये ए के ना 100 ग्राम के पैकेट्स बना के रखे थे। ये 100 ग्राम के पैकेट्स बना के रखे थे, ठीक है। ये कितने के पैकेट्स बना के रखे थे? 100 ग्राम के। तो आप जाओगे, आपको ये 2 पैकेट देगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका केस हो गया, इसको हम मान लेते केस पहला वाला, ठीक है। ये आपका केस हो गया। लेकिन अगर मान लो ये मेरा केस है, अगर मान लो मेरा केस है, मैं 200 नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे को 250 दो, ठीक है। 250 ग्राम्स मेरे को दे के दिखाओ। तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, मैं या तो तेरे को 200 दूंगा या तो तेरे को 300 मिलेंगे, या तो तेरे को 200 दूंगा 2 पैकेट या फिर 300। उसी तरह जो हमारा चार्ज जो है वो हमेशा ई का मल्टीपल ही होता है। हमेशा जो ई होगा यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज, ये हमेशा जो किसी भी बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इसी का मल्टीपल होता है,
ठीक है, यानी कि ये जो n होगा कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि अगर किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज को बोलना चाहे तो किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 20, 50, 100, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है, 250 के बराबर होगा पर 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो n हमारा इंटीजर होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो सिंपली तो ये हमें फॉर्मूला ये बताता है कि चार्ज जो है ना ये क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सिंपल। तो इससे हमने ये चीजें भी जान गए कि क्यों आपके बुक में सिर्फ फॉर्मूला देखे, आगे कुछ उतना डिटेल में नहीं बताया। तो बहुत सिंपल सी चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ोगे भी। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने समझ लिया, आई को हमने जान लिया क्यू अपॉन टी। अब चलो आई के यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ करंट, इसको यूनिट ऑफ करंट के बारे में भी जान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आई हमारा क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या है भाई, चार्ज। क्यू का हमारा क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट होती है कोलम्ब। ठीक है, कोलम्ब। और टी हमारा क्या है, टाइम। ठीक है, कोलम्ब टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम को हम लोग सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कोलम्ब पर सेकंड होना चाहिए, तो आई की यूनिट टेक्निकली क्या होनी चाहिए, कोलम्ब पर सेकंड। और इसी कोलम्ब पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पेयर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेयर। स्पेलिंग होगी AMPERE, एम्पेयर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेयर। ठीक है, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 50, 100, 150, 200 जितनी भी है वो इसी के टर्म्स में आएगी। करंट को हमें जब भी लिखना होगा ये हमारा एम्पेयर में भी आएगा। ठीक है, ये तो एम्पेयर है, इसकी यूनिट हो गई, एम्पेयर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल ए से। तेरे को इसकी यूनिट को डिनोट करने तो तेरे को कैपिटल ए लिखना पड़ेगा, और कहीं पे भी तेरे को कैपिटल ए लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब करंट की ही बात हो रही है। अगर कहीं पे कैपिटल ए लिखा हुआ मिल जाए इस चैप्टर में तो कहाँ किसकी बात हो रही, अमाउंट ऑफ करंट की। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसके बाद अब इसके सब यूनिट्स को भी हम लोग यहाँ जान सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग सब यूनिट्स को भी जान सकते हैं। चार्ज की यूनिट तो पता ही है, कोलम्ब है। ठीक है, चार्ज की यूनिट कोलम्ब है। अब देखो करंट की सब यूनिट्स ऑफ आई, यानी करंट की सब यूनिट्स को हम लोग जानते हैं। तो सब यूनिट्स क्या क्या है, आई के जो सब यूनिट्स है, पहला जो हमारा है वो है माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, क्या है, माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर क्या होता है, यानी बेसिकली आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं, माइक्रो और ए, ये जो सिंबल है म्यू का, म्यू और ए, ये माइक्रो एम्पेयर। तो इसका रिलेशन होगा, इसका ऑफ कोर्स सी बात है, इसके साथ एक रिलेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, जैसे आपका भी रिलेशन होगा किसी न किसी के साथ। चलो देखो, तो यहाँ पर हो गया ये हमारा 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, या सिंपली एक काम करते हैं 1 माइक्रो से लेते हैं, वैसे फ्रैक्शन आएगा तो समझने में भी दिक्कत हो। तो 1 माइक्रो एम्पेयर विल बी 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। कितना है, 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। और एक दूसरा यूनिट जो कॉमनली क्वेश्चंस में देखने को मिलता है वो होता है मिली। ठीक है, मिली एम्पेयर। ठीक, मिली नहीं, कुछ मिला नहीं भाई, हमें कुछ नहीं मिला। मिली एम्पेयर, देखो जैसे सेंटीलीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसी तरह से ये मिली एम्पेयर। ठीक है, तो मिली एम्पेयर क्या है, तो 1 मिली एम्पेयर जो हमारा होता है ये हमारा 10 पे पावर -3 एम्पेयर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, 10 पे पावर -3 एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है भाई, 10 पे पावर -3। 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर, 10 पे पावर -6 एम्पेयर के बराबर होता है। सिंपल है। चलो अब इस फॉर्मूला पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो इसको मिटाया जाए, इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लोगों को, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons, calculate the number of electrons if 1 coulomb of charge flows through a conductor। ठीक, क्या बोल रहा है भाई, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है अगर 1 कोलम ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। तो यही हम यहाँ पे लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज कितना है, 1 कोलम है, सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है और E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बस खत्म, इतना होता है। अब देखो N इधर लिखा जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, n इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे एक काम करो, ये 19 है तो ऊपर आप 10 पे पावर 19 यहाँ पर लिख सकते हो, और ये 16 आप इसको 16 लिखोगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पे पावर 20/16, ये x नहीं, ये हो गया n। ठीक है, अब देखो 10 पे पावर 20 इधर 16 है, डिवाइड करना तो आता नहीं, ठीक है, यानी डिवाइड करे तो करे कैसे, सिंपल, तो एक काम करो इधर 100 निकाल लो और इधर 10 पे पावर 18 रहने दो। ठीक है, 10 पे पावर 100 इंटू 10 पे पावर 18 और इधर 16 से इसको काटोगे 6.25 आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं n विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डंडना डंडन बन गया क्वेश्चन, डंडन, वाह राइमिंग हो गया भाई, डंडना डंडन बन गया क्वेश्चन। ठीक, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट हो गया है, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यू गॉट इट बॉयज। तो चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का क्या है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। ठीक है, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर को थोड़ा सही से लिखते हैं, ए, तो 1.5 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है। ठीक है, फ्लोस कहीं से तो फ्लो होगा, फ्लो किसके थ्रू होगा, ऑफ कोर्स कंडक्टर के थ्रू, फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके बुक में। ठीक है, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, यही पूछ ही सकता, और क्या पूछेगा भाई, हमारे पास क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो लव ट्रायंगल से, सॉरी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I को कैलकुलेट करना हो इस पे हाथ रखो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा, Q को कैलकुलेट करना हो I इंटू टी हो जाएगा, T को कैलकुलेट करना हो Q बाई आई हो जाएगा, T को कैलकुलेट करो Q बाई आई हो जाएगा, ऐसे करो डजेंट मैटर। ठीक है, तो करंट ऑफ 1.5 करंट पता है हमें, इसके साथ साथ टाइम पता है, और फिर क्या पता है, हाँ दो ही चीज तो पता है, एक तीसरी निकाल लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, सिंपल फ्रॉम दैट फॉर्मूला। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो I हमारा कितना है 1.5 और टाइम है 2, ये हो जाएगा 3 कूलम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि यार 3 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, और क्या ही लिखोगे, क्या ही लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 कूलम ऑफ चार्ज passes थ्रू कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, जैसा भी है स्पेलिंग। ठीक है, तो 3 कॉलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू कंडक्टर, मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, ठीक है, कमेंट मत करना, नो कमेंट्स। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन, इफ 24 कूलम ऑफ चार्ज इज एक्यूमुलेटेड इन 0.8 सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। तो अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू हमारा कितना है 24, टाइम कितना है 0.8, तो I इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8, ऊपर में 10, ये डेसिमल अगर हटाओगे तो यहाँ पे हटा दिया, तो 8 से ये 3 बार में तो हो जाएगा हमारा 30 एम्पेयर। ठीक है, तो 30 एम्पेयर ऑफ करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो द अमाउंट ऑफ द करंट विल बी 30 एम्पेयर एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम लोग सिंबल्स को जानते हैं, इस चैप्टर में जितने भी सिंबल्स हैं सबको जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहला सिंबल क्या है, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना पड़े तो मेरे को वायर चाहिए होगा, तो वायर के लिए कनेक्टिंग वायर का हमें सिंबल भी पता होना चाहिए। वायर के लिए कनेक्टिंग वायर का सिंबल पता होना जरूरी है क्या, सोच के बताना। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या होता है, इट इज बेसिकली, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, मैं यहाँ से यहाँ अगर एक लाइन बना दूँ, अब बोलो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स ये वायर है। ठीक है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, सिंपल क्लियर। दूसरा हमारा सिम जो इंपॉर्टेंट है वो है की। ये क्या है हमारा की। अब बोलोगे चाबी भी, चाबी पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं, की इन टर्म्स ऑफ, यानी की को आप स्विच के टर्म्स में समझ सकते हो, स्विच। ठीक है, देखो हमारे घरों में तो स्विचेस होते हैं, ठीक है, उनको हम ऐसे करते हैं ऑफ हो जाता है, ऐसे करते हैं ऑन हो जाता है, नीचे ऑन ऊपर ऑफ, दूसरे कंट्रीज में ऊपर ऑन होता है नीचे ऑफ, लेट इट बी। तो की या फिर की को अब समझो, देखो होता क्या है, जब आप लैबोरेटरीज जाओगे तो वहां पे आप की देखना, तो कुछ ऐसा होता है जैसे कि मान लो ये हमारा, यानी देखो इधर से कुछ, मान लो इधर से कुछ एक तरफ से, एक साइड से मान लो इधर करंट आ रहा है,
तो वो करंट ना यहाँ से आता है और यहाँ पर नीचे ये एक बेस होता है, ठीक है, नीचे बेस होता है, कुछ लकड़ी का ही बेस होता है, और यहाँ से फिर यही बेस हमारा इधर बीच से यहाँ पे होता है, बीच से कनेक्टेड नहीं होता, सॉरी, बीच से कनेक्टेड नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है, लकड़ी का बेस होता है और यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन से स्पेस बचा होता है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे मेटल का मे बी पीस होगा, और फिर ये गैप बना होता है, और होता क्या, तुमको एक चाबी जैसा कुछ देखने को मिलेगा, यानी वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, लैबोरेटरीज में जाओगे तो कुछ ऐसा, तो उसका ये पोर्शन मेटल का होता है और ये पोर्शन जो होता है ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का होता है। तो इसको आप पकड़ोगे और आपको इसको इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, सिंपली आप इसको इसमें जब इंसर्ट कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, सिंपली आप इंसर्ट करोगे। अब देखो यहाँ से करंट आ रहा था और वो करंट यहीं तक जा रहा था, और फिर देखो बीच में कनेक्शन टूट गया, बीच में कोई गैप है, तो उसी गैप को ये फिल कर रहा है। तो ये की क्या है, हमने इस की को प्लग कर दिया, इस की को हमने पुट कर दिया। तो अगर की हमारा क्लोज्ड है, अगर की हमारा क्लोज्ड है यानी हमने पुट कर दिया, अगर की क्लोज्ड है इट मीन्स ये हमारा, अगर मान लो ये जो की था अब ये क्लोज्ड हो गया, यानी अब सर्किट कंप्लीट हो गया, इधर से करंट आएगा, अब इधर से फ्लो होगा करंट, ठीक है, इधर से करंट आया और इधर के थ्रू अब जाएगा, तो अब ये हमारा क्या हो गया, की क्लोज हो गया, यानी हमारा सर्किट ऑन हो गया, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर मान लो ओपन नहीं, आई मीन ओपन है, ये क्लोज्ड है, और दूसरा क्या है, ओपन है, यानी स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, और उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, की को या स्विच को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक, ये हमारा ओपन है मतलब ऑफ, ओपन मतलब ऑफ, ठीक है, ओपन मतलब अरे भाई ओपन, अरे ओपन है भाई ऑन है, नहीं नहीं, ओपन है मतलब ऑफ है, क्लोज्ड है तब ऑन है, ठीक है, जब क्लोज्ड है तब ऑन है, जब ओपन है तब ऑफ है। ये दूसरा हमने जान लिया, कनेक्टिंग वायर समझ गए, की समझ गए। अब सोर्स को समझते हैं, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट यानी सिंपल भाषा में करंट का जो सोर्स है उसके क्या क्या सिंबल्स है, ठीक है। तो अगर आप डीसी की बात करो तो डीसी में तो हमने सिर्फ सेल को पढ़ा है, सेल या बैटरी को, ठीक है, तो सेल या बैटरी को, तो उसको हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं, एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है, वो थोड़ी सी मोटी होगी, जो छोटी लाइन होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी और ये लंबी लाइन थोड़ी पतली होगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव एंड हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव एंड हो जाता है, किसका, एक सेल का, एक बैटरी का, सिंपल, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, इधर से करंट आएगा और इधर करंट, सॉरी इधर से करंट जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर करंट फ्लो होना, पूरे सर्किट में फ्लो होके वापस से इधर आएगा और फिर से ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। दूसरा, अगर हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया तो माना नहीं पड़ना है, थोड़ी सी चीज तो जान ही सकते हो ना, अगर अल्टरनेटिंग करंट है तब उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, एक सर्कल बनाना है और उसके बाद खा लेना है उसको, नहीं देखो एक सर्कल बना रहा और एक ऐसा एक वेव बना देना, एक सर्कल उसके अंदर एक ऐसा वेव बना देना, यही हमारा एसी करंट सोर्स है, ये हमारा क्या है, एसी करंट सोर्स है, ठीक है। एक सर्कल बना के रसगुल्ला बनाएंगे सर, हाँ अब तो रसगुल्ला खाने को मिलेगा, बोर्ड भी वाइट है, ठीक है। तो एसी करंट सोर्स हमारा ये है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, और डीसी या फिर डायरेक्ट करंट सोर्स हमारा ये सेल या बैटरी है, सिंपल है, सॉर्टेड है चीजें। और भी सिंबल्स को जानते हैं यार, ठीक है, और भी सिंबल्स को जानते हैं, और क्या क्या रह गया, हाँ बहुत सारी चीजें रह गई। अब देखो, अब एक और सिंबल जानते हैं, नंबर ये हो गया, चलो जो भी है, नंबर पे उतना ध्यान नहीं, सब ये सब बस नंबर्स हैं, नंबर से ज्यादा खिलवाड़ नहीं। अब हम जानते हैं रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस बोलो या फिर लोड बोलो, लोड या रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस देखा जाए ना तो एक तरह से आप बोल सकते हो लोड से रेसिस्टेंस आता है, अगर किसी भी तरह का लोड है, लोड सिंपली बोला जाए, लोड यहाँ पे अप्लायंस को, अप्लायंसेस या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप कनेक्ट कर रहे हो, बल्ब कनेक्ट कर रहे हो या फैन कनेक्ट कर रहे हो, उनसे है, ठीक है, तो वो लोड है। तो उस लोड के कारण एक प्रॉपर्टी, लोड के कारण क्या होता है ना, करंट का फ्लो को वो अपोज करता है, सिंपल, जो भी लोड होगा या जो भी अप्लायंसेस होंगे या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपने कनेक्ट करे होंगे, तो उनसे क्या होगा ना, जो करंट का फ्लो होगा ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज डेवलप होती है, उसी चीज को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है, क्या है भाई, एक तरह की प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू, ठीक है, इसको लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच इलेक्ट्रिक, बाय विच इट अपोजेस, हाँ इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इसी चीज, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी उसको आप लोड बोल सकते हो, ठीक है, लोड बोल सकते हो, अप्लायंस बोल सकते हो, या फिर रेसिस्टर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, रेसिस्टर बोल सकते हो।
देखो जिस भी चीज में रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसको रेसिस्टर बोलते हैं, और रेसिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिससे फ्लो, जो चीज फ्लो यानी करंट के फ्लो को अपोज करती है सिंपल भाषा में, तो करंट के फ्लो को जो अपोज करे, जा रहा है रुक रहा है, ठीक है, स्लो होते हुए जा रहा है। या सिंपल है, अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो और सडन स्पीड ब्रेकर्स आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाइक को स्लो डाउन कर दोगे, आप स्लोली जाओगे, फिर वहां से फास्ट भागोगे। तो वही चीज होता है, जैसे कि अगर मान लो ना, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर अगर मान लो मैंने एक बल्ब कनेक्ट करा दिया है, ठीक है, तो करंट इधर से आएगा, इसके थ्रू थोड़ा सा स्लो जाएगा, फिर यहाँ से फास्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, और जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको रेसिस्टर या लोड बोल सकते हो। और हम लोग ये रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह के लाइन से, जिगजैग लाइन। स्पीड ब्रेकर बना देना, नहीं समझ आया तो, ठीक है, जिगजैग लाइन स्पीड ब्रेकर बना देना, ठीक, स्पीड ब्रेकर टीनी नी 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 टीनी नी नी नी, ठीक है। बस ये थोड़ा कैजुअल है, ये थोड़ा फॉर्मल है, ठीक। तो कैजुअल नहीं बनाना ज्यादा, ठीक है, फॉर्मल बनाना है, यानी थोड़ा सा ऐसा, ठीक, ये प्रॉपर कैजुअल, सॉरी फॉर्मल, अरे यार छोड़ो, और ये कैजुअल हो गया, ठीक है। अगर ऐसे बनाओगे तो सर भी बोलेंगे तुम्हारा रेसिस्टेंस तो बड़ा कैजुअल है जी, ठीक है, तो कैजुअल है, बैठने का तरीका भी कैजुअल है, मैं भी कैजुअल हो रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हमने जान लिया, रेसिस्टेंस या लोड क्या होता है। तो और एक चीज होती है इसी से रिलेटेड, रियोस्टैट, ठीक है। रियोस्टैट क्या होता है भाई, देखो रियोस्टैट एक तरह से इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक। इसको हम साफ करेंगे अभी, ठीक है, समझ पा रहे हो। वेरिएबल रेसिस्टर यानी रेसिस्टेंस जो होगा अब वेरी करेगा, यानी कि करंट का फ्लो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखने में होगा, लैबोरेटरीज में जाओगे तो कुछ ऐसा होता है। मैं ड्राइंग बनाऊंगा, आज तो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ऐसा ही कुछ होगा, हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ। ये हमारा बेस होता है और यहाँ पे एक जॉकी होता है, घोड़े को चलाएगा ये, ठीक है। जॉकी का क्या काम है सर, घोड़े को दौड़ाएगा, तो ये हमारा घोड़ा है और ये जॉकी उस पर बैठा हुआ है। तो जॉकी को जैसे अगर मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं बताते हैं। ये मान लो रेसिस्टेंस है और यहाँ से लेके आओ, ये हो गया हमारा जॉकी, ठीक है। तो जैसे कि ना अगर मान लो हमें A to B, ये हमारा कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमें A to B, अगर मान लो इसके थ्रू कहीं हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो A to B अगर मान लो मेरे को करंट फ्लो करना है, तो देखो क्या है शॉर्टकट। पहला तो रास्ता है कि आप ऐसे जाके पूरा जाओ, या फिर सिंपली अगर मान लो ये बीच पे मिले, सपोज यहाँ तक ये बी पर, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, सिंपल। तो ये मान लो जॉकी है, तो जैसे करंट आएगा इधर से आएगा, धक 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 करते करते उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा यार, क्योंकि वो रेसिस्टेंस के थ्रू होते हुए आएगा, और फिर यहाँ से वो इधर नहीं जाएगा, वो देखेगा एक शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि जॉकी यहाँ कनेक्टेड है, वो ऊपर से फिर ऐसे चला जाएगा, वो ऊपर से जाके फिर अपना काम शॉर्टकट रास्ता ढूंढेगा। अगर मान लो मैं काम करता हूँ, अगर मैं जॉकी को एकदम स्टार्टिंग में पॉइंट पे लेकर आ जाता हूँ, तो करंट आएगा, रेसिस्टेंस तो वो रेसिस्टेंस को तो फेस करेगा नहीं, मुश्किलों का सामना तो उसने किया नहीं, तो वो डायरेक्टली जॉकी से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया इस सर्किट में, अगर एक सर्किट में देखा जाए तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। और अगर इसको एकदम एंड पे लेके चले जाओ, अगर मान लो अब एक ऐसा केस आ जाए कि अगर हम इसे एकदम एंड पे लेके जाते हैं, तो चाहिए जॉकी होने या ना होने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस तो उतना ही होगा, सिंपल एक तरह से बोल सकते हो। यानी ये पूरे रेसिस्टेंस पूरा रास्ता वो तकलीफ करेगा, और तब जाके उसको एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा और उसको लेना पड़ेगा, और वो लेके अपना काम कर लेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे एक सर्किट से भी समझ सकते हो, सर्किट मेरे को बनाना चाहिए आई थॉट। तो जैसे कि मान लो ना आप एक, मान लो ये सेल है, ठीक है, और इधर इधर मान लो ये एमीटर हमने लगा दिया, इधर मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, इधर मान लो ये हमने रियोस्टैट लगा दिया, रियोस्टैट लगाया, और इसके अक्रॉस बल्ब के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है, बल्ब के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दिया, और यहाँ से हमने एक रियोस्टैट लगा दिया। तो देखो करंट ऐसे आएगा, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है, अब ये क्या करेगा, इधर से होते हुए डायरेक्टली अब ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली अब ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और अगर मान लो ये अगर रियोस्टैट नहीं होता, तो फिर करंट को, अगर मान लो ये रियोस्टैट नहीं होता, तो ये उतना का उतना वापस आ जाता। तो रियोस्टैट करता है ना, ये रियोस्टैट करता क्या है, ये बेसिकली करंट को सर्किट में बढ़ाता है या तो घटाता अपने मन से, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टर। यानी कि यहाँ पे, यानी इस डिवाइस में जो रेसिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है, रेसिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड, या फिर यू कैन से अनडेफिनिट है, अनडेफिनिट रेसिस्टेंस है इसके अंदर, रियोस्टैट के अंदर क्या
अनडेफिनिट रेसिस्टेंस है, यानी प्रॉपर एकदम फिक्स नहीं है, हम उसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और उससे फिर हम रीडिंग्स लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल करोगे स्कूल्स में, ठीक है, या कर लिए होगे, या तो करोगे या तो कर चुके होगे, सिंपल है। अब देखो अगले टॉपिक, अगला हमारा सिंबल पे जाते हैं। अगला सिंबल क्या है? अगला हमारा सिंबल क्या है? अगला सिंबल जो है वो हमारा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है देखो, तो वोल्ट मीटर ये बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है किसी एक मतलब थ्रू आउट द रेसिस्टेंस, थ्रू आउट द रेसिस्टर, सिंपल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप अगले क्लास में जानोगे डिटेल वीडियो में, थोड़ा सा डेप्थ वाला टॉपिक है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बेसिकली अभी के लिए इतना जानो, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। हमारे घरों में जैसे जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है, तो ये 220 वोल्ट ही मान लो वोल्ट मीटर ने रीड करके तुमको बता दिया। या फिर वोल्ट मीटर ने मान लो एक बैटरी लिया, बैटरी में देखे होगे आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, उसके साथ अगर ड्राई सेल जो बैटरीज लेते हैं, जो हम लोग सेल लेते हैं, सॉरी ड्राई सेल, तो उसमें देखो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो ऐसे लिखे होते हैं। 1.5 वोल्ट का है, ये 1.6 वोल्ट का है, ये 1.7 वोल्ट का है, या ये 2 वोल्ट का है, या ये 100 वोल्ट का है, ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो ये जो भी है, तो ये मेजर्ड चीज़ें हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो करंट सोर्स है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इतना है, 1.5 वोल्ट का है, इसमें 1.6 वोल्ट का है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंट होता है उतना ज़्यादा करंट, अमाउंट ऑफ करंट होता है, ठीक है। क्लियर, समझ गए? तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब वोल्ट मीटर को हम लोग डिनोट करते हैं V से, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। इसी के साथ अब एम मीटर को भी जान लेते हैं। अब देखो एम्पेयर और एम मीटर दे सुनने में थोड़ा बहुत सेम लग रहा होगा, तो एम मीटर हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली करंट को मेजर करता है। ये क्या करता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है भाई। ये क्या करेगा भाई? हमारा करंट को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वोल्ट मीटर, और करंट को मेजर करेगा ये एम मीटर, ठीक है। एम मीटर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसके भी दो एंड्स, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ये हो गया। और एक डिवाइस हमारा बच गया है छोटा सा, ठीक है, एक डिवाइस बच गया है, ठीक, वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। वो क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये इसको हम लोग या तो आप एरो से भी दिखा सकते हो, एरो से प्लस माइनस दिखा सकते हो, और या फिर आप इसको जी से भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। और इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर जो है ये स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है कि हाँ, आई मीन सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, सिंपल। यानी स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो तो हमारा एमीटर बता देगा अमाउंट, बट ये छोटे छोटे करंट्स को डिटेक्ट करता है, सिंपल। तो गैल्वेनोमीटर का काम समझ आ गया। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। और अगर बैटरीज के केस में अगर हम एक सिंपल सर्किट डायग्राम से समझे, जैसे सर्किट डायग्राम है, तो सिंपली देखा जाए तो जो हमारा पॉजिटिव एंड होता है वहां से करंट फ्लो होता है और वापस नेगेटिव एंड में जाके मिल जाता है। और ये पॉजिटिव एंड वाले को आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। करंट का जो फ्लो होता है यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर को एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने मतलब करंट क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, फिर करंट एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ लिया, हमने सिंबल्स पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स बना लिए। अब आप खुद से जाएंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।